गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था को जानेंगे समझेंगे। फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से यह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। ये ब्रुक्स ने कहा था। ये संरचना हम पहले देख चुके हैं जब हम इनकी संविधान की विशेषताओं को देखा था, इनके संविधान को देखा था। यद्यपि स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही पूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस। स्विट्जरलैंड में भी अमेरिका, भारत आदि देशों की भांति संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। और जूडचर्क ने कहा कि संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्जरलैंड का शासन आधारित है। अब हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राजमंडल नहीं वरन एक संघ राज्य है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको संघ राज्य? संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसमें आखिर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इसको अब हम देखेंगे। स्विस संघ के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राजमंडल में 23 संप्रभुत्व कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। ये 23 राजमंडल संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का ये कहना था कि स्विट्जरलैंड एक राजमंडल है, संघराज्य नहीं। संविधान में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है, इसलिए संप्रभु इकाइयाँ एक राजमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघराज्य को नहीं। और ये कहा गया कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ है वो एक संधि मात्र है, संविधान नहीं। संधि एक राजमंडल को ही जन्म देती है, संघराज्य को नहीं। परंतु वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड एक संघराज्य है, राजमंडल नहीं है। क्योंकि राजमंडल का अर्थ ये होता है कि राज्यों के ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्र सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की पूरी स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से शक्तिशाली है और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार भी नहीं मिला है। इसलिए ये उचित कहना नहीं है कि 1848 में लिखित प्रलेख के रूप में की गई व्यवस्था एक संधि या गठबंधन ही थी। यह कोई संधि या गठबंधन नहीं है, वरन संविधान के सभी अर्थों में एक संविधान है। वाल्टर ने भी कहा है कि सन 1848 के लोगों को की भी यह राय थी कि संविधान बना रहे थे तब अब भी साधारण लोगों का ऐसा ही विश्वास था। स्विट्जरलैंड में 1998 में एक नए संविधान बना, 1999 में से लागू कर दिया गया। इस संविधान में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राजमंडल नहीं है, वह एक संघ राज्य है। अतः हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द भ्रामक है और यह एक संघ राज्य है। कैसे है, इनके तत्वों का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले लिखित एवं कठोर संविधान, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान ही होता है। इसमें केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें अपनी सीमाओं में बनी रहती हैं और दोनों में से किसी के द्वारा सत्ता अकेले संविधान में मनमाना परिवर्तन सत्ता में नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड में ऐसे लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या किया गया है। शक्तियों के विभाजन की हम बात देखते हैं। डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात हम देख रहे हैं। डिवीज़न ऑफ पावर्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं और संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार तथा कैंटनों की सरकार में शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना और अवशेष सिद्धांत को ही अपनाया गया है। संघीय सरकार की शक्तियों व उनके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटनों की सरकारों की शक्ति मान लिया गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटनों की सरकारों के कार्य क्षेत्र में इन्होंने रख दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। इसमें सर्वोच्चता कैसी है? सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी की बात हम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि संघीय शासन का इनका तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करे और उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी और संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना हो जाती है तो वह संघ व इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं उन्हें अवैध घोषित कर सकती है।
इसके अतिरिक्त यदि संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं उन्हें अवैध घोषित करने के साथ साथ वह संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय भी लेती है। अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राजमंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में परस्पर विवाद उत्पन्न होने पर विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघात्मक की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में पूरा नहीं उतरती। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका के लिए यह सर्वोच्चता और उस रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर्याप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त होती है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटनों की व्यवस्थाओं द्वारा निर्मित कानून का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है, लेकिन उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघ संघात्मक की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता है, लेकिन इस संबंध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं उच्च सदन में सदनों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर। इसमें भी हम देखते हैं कि संघात्मकता का यह एक सहायक तत्व है। संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में इन्होंने अंतर किया है। अब वो कैंटनों का अंतर भी हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण कैंटन के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट में, जो संसद का द्वितीय सदन होता है, वहाँ भेजा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, पावर ऑफ द यूनिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय शासन संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया गया है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है कि संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया गया हो। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट, तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता, ट्रिपल सिटीजनशिप की बात हम करते हैं। ट्रिपल सिटीजनशिप कैसी होती है? संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में नागरिकों को 3 तरह की नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी की नागरिकता, जिसे स्थानीय नागरिकता भी कहते हैं, दूसरी है कैंटन की नागरिकता और तीसरी है स्विस संघ की नागरिकता। अनुच्छेद के 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी जिसे म्यूनसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त होगी, वह नागरिकता प्राप्ति का क्रम म्यूनसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता, उसके उपरांत स्विस की नागरिकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विवरण भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संघीय व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्वों में स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान है सारे लक्षण। संविधान में संघ के स्थान पर राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया है, परंतु संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने और उन्हें अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु यह एक ऐसा विशेष कारण है। स्विस नागरिक जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रतिबंध लगाया गया। एक न्यायाधीश ने भी कहा, हैंस हुबर उनका नाम था, उन्होंने कहा जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उसकी कम आस्था नहीं, वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति उनकी अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है। अतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों को ग्रहण किया गया था।
स्विस संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक न अपनाए जाने के कारण उसे संघीय संविधान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी में एक प्रोफेसर वेयर थे, उन्होंने कहा था कि शक्तियों के इस प्रकार विभाजन से तात्पर्य है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें हर एक स्वतंत्र भी हैं और अन्योन्याश्रित भी हैं और संयुक्त भी हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड मोटे तौर पे एक संघ है और उसे राजमंडल की संज्ञा देना भ्रमात्मक होगा।